मियोसिस में कितना कर लिया है बेटा हम लोगों ने? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 हो गया था। ओके, अब मेटाफेज 1 बेटा, व्हाट इज बाइवेलेंट? बाइवेलेंट नाम किसे दे रहे हैं? आवाज आ रही है बेटा मेरी? वेरी गुड। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, जो पेयर्ड फॉर्म है, उसको बाइवेलेंट कह रहे हैं। तो जाइगोटीन में भी बाइवेलेंट है, पैकेटीन में भी बाइवेलेंट है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पैकेटीन में जो बाइवेलेंट है वो अपने आप को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है? टेट्राड। ओके। डायकाइनेसिस में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, जो वहां पर अटैच थे वो अलग हो गए, अब मेटाफेज में आ गए। अब मेटाफेज में आकर सपोज अगर ये 20 क्रोमोसोम होते तो एक लाइन में ब्लू वाले 10 लगते और एक लाइन में रेड वाले 10 लगते। यही तो होता बेटा। यस सर। सभी लोग एनसीईआरटी की बुक अपने साथ रखा करो जरूर, क्योंकि बिना एनसीईआरटी बुक के, मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं, आपने नोट्स भी पढ़ लिए हैं, एनसीईआरटी की बुक जरूर सामने रखा करो बेटा। अब मेटाफेज 1 में एनसीईआरटी की लाइन क्या कह रही है? मेटाफेज 1 में जो एनसीईआरटी की लाइन है वो देखना जरा। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम, यस, एक ब्लू और एक रेड, यहाँ दो है इसलिए दो दिखाए गए हैं। अगर यहाँ पे 20 क्रोमोसोम होते तो ब्लू वाले 10 होते और रेड वाले 10 होते। एनसीईआरटी ने लिखा द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए, एक तो ये लाइन सही है। अब एनसीईआरटी के अलावा एक लाइन और बन सकती है, क्रोमोसोम अरेंज ऑन 2 TWO2 मेटाफेजिक प्लेट। बेटा एक्चुअली कितनी प्लेट बन रही है मेटाफेजिक? 2 बन रही, लेकिन जब 2 लगाओगे तो होमोलोगस टर्म यूज नहीं करोगे। मैंने कहा क्रोमोसोम अरेंज ऑन 2 इक्वेटोरियल प्लेट या 2 मेटाफेजिक प्लेट, लेकिन एनसीईआरटी ने 2 टर्म यूज नहीं किया, उसने ब्लू और रेड दोनों को एक माना और क्या टर्म यूज किया? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, इसलिए उसने 2 इक्वेटोरियल प्लेट या 2 मेटाफेजिक प्लेट का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है और वहां पे हम, अगर ये लाइन आती है कि क्रोमोसोम अरेंज ऑन 2 प्लेट्स, 2 मेटाफेजिक प्लेट, तो ये भी मेटाफेज 1 का हो जाएगा। अब क्या हुआ? माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म the opposite pole of the spindle attached to a pair of homologous chromosome। अब ध्यान देना है, एनसीईआरटी ने लिखा होमोलोगस, फिर क्रोमोसोम लिख दिया। उसने कहा होमोलोगस क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, ठीक है, अटैच हो गए, लेकिन एक दूसरा टर्म भी बन सकता है, पता क्या? स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम फ्रॉम 1 पोल ओनली। देखो बेटा, दोनों पोल से कहां अटैच हुए? एक पोल से ही तो अटैच हो रहा है स्पिंडल फाइबर। यस सर। दोनों तरफ से अटैच नहीं, दोनों तरफ से अटैच होंगे मेटाफेज में या मेटाफेज 2 में, लेकिन मेटाफेज 1 में एक साइड से ही अटैच होंगे। तो अगर यहाँ पर एनसीईआरटी ये लिखती होमोलोगस टर्म हटा देती तो आप कहते क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम फ्रॉम 1 पोल ओनली, तो ये भी टर्म आ गया मेटाफेज 1 के लिए। लेकिन उसने होमोलोगस क्रोमोसोम कह दिया तो ठीक है, ऑटोमेटिकली जब वो पेयर फॉर्म में है तो एक एक तरफ से अटैच हो गए।
अब क्या हुआ, अब एक शॉर्ट फेज आई, एनाफेज। क्या क्रोमेटिड टूटे जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे गया? No, sir. No, और sir. अगर ये प्लेन एनाफेज होता या एनाफेज 2 होता तो क्या होता? Chromatid separate. सुनो, वहां पे हाँ एनाफेज में तुमने टर्म लिखा था, प्लेन एनाफेज में सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, जबकि एनाफेज 1 में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? Chromosome separate. ना उससे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स remains associated at their centromere। एक ये लाइन बन गई, या दूसरी लाइन क्या बन गई? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट या क्रोमोसोम सेपरेट विदाउट स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये भी तो बन सकता है। विदाउट स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। एनसीईआरटी ने उसको कैसे लिखा? द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, ये डिफरेंस है नॉर्मल एनाफेज और एनाफेज फर्स्ट में। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, अलग अलग पोल पे चले गए, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी थी। अब यहाँ पर एनाफेज फर्स्ट के बाद में टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट आते ही टीलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, क्रोमोसोम के चारों तरफ लग गई। अब एक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, एनसीईआरटी ने इसके लिए लिखा डायड ऑफ द सेल। क्या टर्म यूज किया? डायड ऑफ। अच्छा, डायड ऑफ द क्रोमोसोम कहाँ दिखाई पड़ रहा है? डायड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ दिखाई पड़ रहा है? डायड केवल 2 आर्म दिखाई पड़े। जाइगोटीन, वेरी गुड, वो भी बाइवेलेंट, पैकेटीन में भी बाइवेलेंट, डिप्लोटीन में भी बाइवेलेंट, डाइकेनेस में भी बाइवेलेंट, मेटाफेज में भी बाइवेलेंट। जब तक पेयरिंग है, जब तक बाइवेलेंट है, लेकिन जाइगोटीन में हमें केवल 2 आर्म दिखाई पड़ रही है। नो डाउट एक्चुअली पीछे पीछे एक आर्म है। तो देखो 2 टर्म आ गए, डायड ऑफ द क्रोमोसोम, तो क्या होगा ऑप्शन? Zygote. और डायड ऑफ द सेल, Telophase. आप जरा एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सर एक बार डायड ऑफ क्रोमोसोम वाला पेज समझा दो। जाइगोटीन में तुम कितने क्रोमोसोम देख रहे हो? तुम्हें कितने नजर आ रहे हैं? नो डाउट पीछे पीछे एक आर्म है, तुम्हें कितने नजर आए? 2। उसी 2 के लिए डायड टर्म यूज किया है। ठीक है। हाँ, और डायड ऑफ द सेल अगर नजर आई तो टीलोफेज 1। अब बेटा टीलोफेज नॉर्मल अगर होती तो क्या तुम क्रोमोसोम देख पाते? क्या हुआ था नॉर्मल टीलोफेज का? नॉर्मल खत्म हो जाती है। इतना ज्यादा डीकंडेंसेशन हो गया कि क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी थी। इसलिए हमने नॉर्मल टीलोफेज में डायग्राम देखो, आपको क्रोमोसोम नंबर नहीं दिखाए थे। अब टीलोफेज 1 में क्या हुआ, जरा देखो लाइन एनसीईआरटी की। Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, ज्यादातर केसेस में क्रोमोसोम जो है वो डिस्पर्स होते हैं, लेकिन इतने डिस्पर्स नहीं होते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दे। आगे क्या लिखता है? They do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। मतलब इतने ज्यादा लंबे और पतले नहीं होते हैं जैसे कि किसमें होता है? टीलोफेज और नॉर्मल। हाँ, जो आगे इंटरफेज आने वाली है। क्यों बेटा, बताओ क्यों? फिर क्योंकि उन्हें दोबारा डिवाइड करना है। वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड। सर बहुत कम टाइम होता है दोनों डिवीजन, बहुत कम टाइम होता है उसको दोबारा। अब एक बात बताओ, जब दोबारा उसे कंडेंस होना है तो वो पूरा डीकंडेंस क्यों हो, है ना बेटा? अगर उसे इंटरफेस में डायरेक्टली जाना होता तो वो पूरी तरीके से डीकंडेंस हो जाता, लेकिन उसे तो एक और फॉलो करना है, मियोसिस 2। बस इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, पूरा डिस्पर्जन नहीं, सम डिस्पर्जन, they do not reach the extended state of the interphasic nucleus, वो इंटरफेजिक न्यूक्लियस की तरह लंबे और पतले नहीं होंगे। अब क्या हुआ, द स्पेस बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन। अब ये जो इंटरवल आएगा ना बेटा, अब देखो, इंटरवल बिटवीन टीलोफेज 1 एंड प्रोफेज 2, ये भी कह सकते हो। इंटरवल बिटवीन साइटोकाइनेसिस फर्स्ट एंड प्रोफेज सेकेंड, ये भी कह सकते हो। इंटरवल बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जो एनसीईआरटी में लिखा है, ये भी कह सकते हो। ये जो इंटरवल है, जो ग्रीन लाइन मैंने खींची, ये इंटरवल क्या हुआ, इंटरफेज में। इस इंटरवल को नाम क्या दिया, इंटरकाइनेसिस। इसमें सब कुछ होगा, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, वो सारी चीजें होंगी, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियूल भी होगा, सब कुछ होगा, केवल क्या नहीं होगा, रेप्लिकेशन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर रेप्लिकेशन हो जाता तो 4C को हमने 2C में डिवाइड किया है, क्रोमोसोम n=1 हो गया है, लेकिन मियोसिस 2 का मतलब जो क्रोमोसोम 1 है, लेकिन उसमें क्रोमेटिड्स भी तो देख रहे हो बेटा। तो मियोसिस 2 में एक्चुअली इवेंट क्या हुआ, क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। फंडामेंटल सुनो, मियोसिस 1 में एक्चुअल इवेंट क्या हुआ, सेपरेशन हुई, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस 1 में हुआ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और मियोसिस 2 में क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड हुआ। अब सुनो, अब सभी लोग एनसीईआरटी रखा करो, पेज नंबर 167, ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ी जाती है और ऐसे ही मार्क्स पूरे आते हैं। पेज नंबर 167, पेज नंबर 167 में मियोसिस, और मियोसिस में जो पैराग्राफ है जिसपे पॉइंट दिए हैं, पहला पॉइंट, मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। न्यूक्लियर और सेल डिवीजन के तो 2 साइकिल हैं, that is meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication। लेकिन DNA replication का सिंगल साइकिल है और वो S फेज में हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरवल आया उसको इंटरफेज नाम नहीं देंगे, क्योंकि इंटरफेज अगर नाम देते तो S फेज भी होती और S फेज में रेप्लिकेशन हो जाता। तो हमने इसको इंटरफेज नाम ना देकर क्या किया, इंट्रामियोटिक इंटरकाइनेसिस। और इस इंटरकाइनेसिस में सब कुछ होगा सिवाय डीएनए रेप्लिकेशन के और हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो डीएनए एक्वायर्ड हिस्टोन पे क्यों करेगा। तो यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं है, यहाँ हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है। अब जो टीलोफेज 1 का प्रोडक्ट है वही प्रोफेज 2 क्या कहलाएगा बेटा, प्रोफेज 2। अब प्रोफेज 2 में क्या हुआ, कुछ नहीं होना है। प्रोफेज 2 में जो क्रोमोसोम 1 है n=1, बस उसके जो क्रोमेटिड्स हैं उनका भी सेपरेशन होना है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर तो 1 हो गया, लेकिन डीएनए कंटेंट अभी 1C नहीं हुआ। और जब हम 4C लेकर चले थे अपना डीएनए कंटेंट शुरुआत में, तो 4C जब हो गया था और 4 सेल बननी है तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए था, 1C का।
अरे भाई सी क्या है? पिकोग्राम। सी क्या है? डीएनए कंटेंट, इसको पिकोग्राम भी कह सकते हैं। तो क्रोमोसोम में साइटोकाइनेसिस 1 के बाद कर दिया n=1 n=1, लेकिन डीएनए कंटेंट अभी भी 2C है। बस हमें इस 2C को 1C में कन्वर्ट करना था, और ये तभी हो सकता था जब इसके क्रोमेटिड्स सेपरेट होते, बिल्कुल सेम माइटोसिस की तरह इसके क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए, अपोजिट पोल पर चले गए, और अब जो सेल बनी, जो प्रोडक्ट बना टीलोफेज 2 का, उसमें क्रोमोसोम 1 है और उसका डीएनए कंटेंट भी 1C है। एनाफेज मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम 1 होगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, लेकिन एनाफेज 2 में क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए एंड ईच क्रोमेटिड्स बिहेव लाइक क्रोमोसोम। तो मेटाफेज 1 में अगर एक क्रोमोसोम है तो एनाफेज सेकंड में कितना है? मेटाफेज 2 में अगर एक क्रोमोसोम है तो एनाफेज 2 में कितना है? एक ही होगा। दो। एक ही दो क्रोमोसोम होंगे। दो होंगे, सॉरी हाँ वो मेटाफेज दो होंगे। में अगर 2C है, मेटाफेज 2 में अगर डीएनए कंटेंट 2C है तो एनाफेज 2 में भी कितना होगा? 2C होगा। लेकिन क्रोमोसोम नंबर मेटाफेज 2 में अगर 1 है तो एनाफेज 2 में कितना हुआ? डबल। टू हो जाएगा। आगे का प्रोसेस सिंपल, अल्टीमेटली 4 सेल फॉर्म हो गई। ध्यान से देखो डायग्राम, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, पूछो जल्दी से। हाँ सर, राउंड 1 खत्म हो गया, राउंड 1 खत्म हो गया। अब राउंड 2 स्टार्ट है। 27 को इसका रिजल्ट आएगा, 27 नवंबर। तीसरी कोई मैटर नहीं रखती है। हाँ बेटा। सर, हेलो सर। हाँ हाँ बात करिए, आवाज आ रही है आपकी। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी स्पर्म में 10 क्रोमोसोम है तो उसमें बाइवेलेंट 10 होंगे, ऐसा कैसे? बेटा दिमाग को खोल के रखो, अगर स्पर्म में क्रोमोसोम 10 है, ठीक है, तो ये स्पर्म जिस मियोसाइट से बना होगा उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? 20। और उस 20 में जब जाइगोटीन आई होगी तो बाइवेलेंट कितने हो गए होंगे? 10। फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अच्छा, स्पर्म में तो हैप्लॉइड सेट ही है, हाफ सेट है, और जाइगोटीन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है हाफ से। तो स्पर्म बना तो मियोसाइट से होगा ना, और उस मियोसाइट में जाइगोटीन एस आई होगी और वो मियोसाइट डिप्लॉइड होगी। स्पर्म है हैप्लॉइड, स्पर्म में तुमने 10 क्रोमोसोम बताए, n=10, तो उसकी मियोसाइट में 2n=20, उसकी मियोसाइट में जब जाइगोटीन आएगी तो ये पेयर कर लेंगे तो 10 बन जाएंगे बाइवेलेंट। यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था। आप डीएनए कंटेंट कैसे निकालेंगे? G1 में 5 पिकोग्राम है, G2 में 10। अब जब तक ये सेल डिवाइड ना हो तब तक लेप्टोटीन, जाइगोटीन, टैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, जब तक डीएनए कंटेंट कितना रहेगा? 10। प्रोडक्ट ऑफ टीलोफेज 1 कितना रह गया? 5 रह गया। अब फिर आगे शुरू हुआ, अब 5 से, अब फिर सेल डिवीजन मियोसिस 3 शुरू हुआ। प्रोफेज 2 में पूछा 5, मेटाफेज 2 में पूछा 5, एनाफेज 2 में पूछा 5, टीलोफेज 2 में पूछा 5। प्रोडक्ट ऑफ टीलोफेज 2 2.5। 2.5। क्वेश्चन उल्टा हो गया, क्वेश्चन उल्टा दे दिया। गैमेट्स या स्पर्म में डीएनए कंटेंट 2.5 है,
तो G2 फेज में कितना होगा, सामने नजर आ रहा है। स्पर्म में 2.5 है, स्पर्म n है, इसकी मियोसाइट 2n होगी, 5 हो जाएगा G1 में, लेकिन जब उसमें S फेज आएगी तो डबल हो जाएगा, तो G2 में कितना हो गया, 10। सिंपल सा याद रखो। फिर दूसरा क्वेश्चन आया, स्पर्म में 2.5 है, तो बताइए मेटाफेज 2 में कितना होगा। स्पर्म में 2.5 है तो मेटाफेज 2 में कितना होगा, पूरा साइकिल बनाओ। 5 सारी चीजें सामने है, कोई फेज आ जाए। अब क्वेश्चन फिर चेंज कर दो, मियोसाइट की G2 में 10 है, तो बताओ स्पर्म में कितना होगा, 2.5। 2.5 मियोसाइट के G1 में 5 है, तो बताओ स्पर्म में कितना होगा, G1 में 5 2.5 तो 10, 4 सेल बन रही है, इक्वल डिवीजन 2.5 2.5 2.5 2.5। बस क्रोमोसोम नंबर का याद रखना। फिर वापस आओ डायग्राम पर, मियोसिस के केस में मेटाफेज 1 में कितने क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम। एनाफेज 1 में कितने क्रोमोसोम, 2 यस, यही बात याद रखनी है। मेटाफेज 1 में 2 क्रोमोसोम, एनाफेज 1 में भी 2 क्रोमोसोम। लेकिन अब जरा मियोसिस 2 में आओ, मेटाफेज 2 में 1 क्रोमोसोम, तो एनाफेज 2 में 2 क्रोमोसोम। बस ये पॉइंट है याद करने वाला। मियोसिस के अंदर अगर मेटाफेज में 2 है तो उसमें भी 2 ही रहेंगे, क्योंकि एक ही फिर डिवाइड नहीं होती। बिना टूटे हुए जा रहे हैं बेटा। कौन चिल्ला रहा है, वो तोड़ दूंगी इसका मैं किस दिन। बेटा ये किसने कहा है मुंह तोड़ दूंगी, मेरे क्लास में तमीज से बैठना सीखो, वरना क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, 2 4 5 पुराने बच्चे हैं, उनसे मेरे बारे में पूछ लेना। मेरी क्लास में कोई न्यूसेंस, कोई एब्यूज, कोई गलत लैंग्वेज यूज नहीं होगी। वरना देर नहीं लगती है बैग चेंज करते हुए मुझे। आप पढ़ो सेंटर पे या ना पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बेटा ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, स्पर्म में 10 क्रोमोसोम, दोनों का मिला के दे दिया। स्पर्म में 10 क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट 10 पिकोग्राम, तो बाकी सभी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट ये करवा चुका हूँ, ये फाइल में भेज चुका हूँ, अपना करते रहना इसमें। उसके बाद ये सारी चीजें नोट्स की फॉर्म में है। मियोसिस 1 सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, नंबर ऑफ बाइवेलेंट भी लिख दिया मैंने, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कहीं पर भी हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम हो वही उनके बाइवेलेंट होंगे। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था स्पर्म में 10, तो 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n इक्वल्स टू 10, तो अपने आप बाइवेलेंट कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। आपके जो बताओ आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो सारी चीजें बिल्कुल मैंने आपको करवा दी। ये क्वेश्चन फिर आ गए बेटा, ध्यान दो। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, पहला 100 माइक्रोस्पोर और स्पर्म, एक से कितने बन रहे हैं बेटा,
4, 1 से 4 बनते तो 100 के लिए कितने रिक्वायर हो गए? 25 25 बी वाला पार्ट देखो, 100 मेगा स्पोर या एग पूछा, अब क्या करोगे? हमें पता है कि फीमेल के केस में 4 में से 3 क्या हो जाती हैं? डीजनरेट। तो 100 मेगा स्पोर बनने के लिए मियोसिस कितनी हो गई? 102 माइक्रोस्पोर। 100 माइक्रोस्पोर के लिए कितना हुआ? 25 अब चाहे 101 हो, सुनो, अब चाहे 101 हो तो भी तो मियोसिस हुई होगी ना पूरी। यस सर। 102 हो तो भी हुई होगी पूरी। 100 तो ऐसा आंसर नहीं आएगा 2.25.5, नो, मियोसिस कंप्लीट हुई। अब सेल बनी 102, कोई बात नहीं, पूछा गया है क्वेश्चन 102, तो 101 का भी आंसर कितना होता? 26 102 का भी आंसर कितना होता? 26 103 का भी आंसर कितना होता? 26 104 का भी आंसर कितना होता? 26 अब डी वाले में एक्सेप्शन आ गया है। माइक्रोस्पोर में तो डिजनरेट नहीं होते हैं, पढ़ा है आपने, लेकिन हमने साइप्रस प्लांट कर दिया। कौन सा? साइप्रस केस में 4 इसमें से 4 माइक्रोस्पोर से 3 डिजनरेट हो जाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, जबकि हमने देखा है मेगा स्पोरोजेनेसिस में ऐसा होता है। तो अगर 100 माइक्रोस्पोर साइप्रस प्लांट किया गए तो इसमें भी कितनी होगी मियोसिस? 100 100 सीड या ग्रेन्स बनने हैं, अब 12th क्लास में आ जाते हैं। 100 सीड बनने हैं तो 100 ओव्यूल, 100 ओव्यूल तो अंदर 100 मेगा स्पोर, उन्हीं से एम्ब्रियो सैक बना। तो अब फीमेल की तरफ से 100 मेगा स्पोर, और 100 मेगा स्पोर में कितनी मियोसिस? 100 100 मेगा स्पोर को फर्टिलाइज करने के लिए माइक्रोस्पोर जो बनेंगे वो भी कितने बने? 100 माइक्रोस्पोर में कितनी मियोसिस? 25 तो 100 सीड बनाने के लिए टोटल मियोसिस कितनी हो गई? 125 नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है n+n/4 where n number of seed or grains. Clear? Yes sir. एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, छोटा सा टर्म ए माइटोसिस, मतलब सेल तो 2 बनेगी, लेकिन लिमिटेशन हो सकता है स्पेंडल फाइबर ना बने, और हो सकता है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम का ना हो। तो उस केस में हम इस माइटोसिस को नाम क्या दे देंगे? ए माइटोसिस। बैक्टीरिया के केस में बाइनरी फिशन हो रहा है, 2 डॉटर सेल बन रही हैं जस्ट लाइक माइटोसिस, लेकिन बिना स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के, तो हमने टर्म क्या यूज किया? ए माइटोसिस। दूसरा केस बोन सेल, कार्टिलेज सेल, डिजीज सेल, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, फ्यूटल मेम्ब्रेन, इनमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है क्रोमोसोम का, तो भी क्या टर्म यूज होगा? ए माइटोसिस। फिर एक टर्म आया प्री माइटोसिस। प्री इंट्रा न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब हमने देखा कि प्रोफेज के तुरंत बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई थी ना बेटा? यस सर। इसमें सारा काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही होता रहेगा। अल्टीमेटली टीलोफेज में जाकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रही? इंटैक्ट रही, परसिस्टेंट रही। अमीबा, पैरामीशियम, ये प्री माइटोसिस। हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या थी?
हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या थी? यू माइटोसिस। क्योंकि हमने प्रोफेज के तुरंत बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दिया था। एक और टर्म एम्फीएस्ट्रल एंड सेंट्रिक। सेंट्रिक टर्म होता है सेंट्रियूल के लिए। सेंट्रियूल मेनली कहाँ थे, प्लांट में या एनिमल में? एनिमल में सेंट्रियूल के चारों तरफ एस्टर रेस बनी थी, दोनों तरफ, है ना बेटा? यस सर। दोनों की तरफ Yes, एस्टर sir. रेस बनी। एम्फी मीन्स क्या हुआ? बोथ। एस्टर एस्ट्रल रेज, दोनों सिरों पर, दोनों पोल्स पर एस्टर रेज। टर्म बन गया एम्फी एस्ट्रल एंड सेंट्रिक डिवीजन। किसमें हो गया? एनिमल। दूसरा टर्म आया एसेंट्रिक। सेंट्रियूल ही नहीं है, सेंट्रियूल नहीं है, उसके चारों तरफ एस्टर रेस भी नहीं है। क्या टर्म हो गया? एनेस्ट्रल एंड डिवीजन। किसमें देखा? प्लांट। फिर एक क्वेश्चन लास्ट कर दिया था, स्पर्म में 10 क्रोमोसोम है, तो स्पर्म के 10 क्रोमोसोम हाफ मत कर देना बाइवेलेंट के लिए, क्योंकि वो तो खुद स्पर्म है, n = 10 है, और बाइवेलेंट क्या होता है? हाफ। तो अपने आप बाइवेलेंट जाइगोटीन में कितने हो गए? 10। चाहे टेट्राड पूछे या बाइवेलेंट पूछे, 10 आंसर इसका हो गया। क्लियर? Yes, sir. यस। अब जितने भी Yes, क्वेश्चन sir. है, अब जितने भी क्वेश्चन है सेल डिवीजन के, सारे सॉल्व करने हैं। और जब कभी हम लोग डाउट क्लास अपनी बनाएंगे तो उसमें फिर डाउट क्लास बनाएंगे क्या, इसी बीच में पूछ लिया करो यार, 5 मिनट 6 मिनट लगते हैं डाउट बताने में, सारे डाउट हो जाते हैं। तो ये आपका सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट। सभी को ये फाइल मिल चुकी है सेल डिवीजन की? Yes, sir. नो सर, उसमें ना फाइल डिलीटेड शो कर रहा है। वो फाइल डिलीटेड शो नहीं कर रहा है। अभी मैं जाकर फाइल को ओपन करता हूँ। देखो बिल्कुल आपके सामने ही मैं जा रहा हूँ। फाइल डिलीटेड तुमने कर दी होगी, वो एक अलग चीज है। ये देखो, ये आपका है बॉटनी, और ये आपका आ गया सेम, यही आप पर भी आता होगा। अब हम ये ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने पर एक सेल का पीडीएफ पड़ा हुआ है और एक सेल साइकिल और सेल डिवीजन का पीडीएफ पड़ा हुआ है। देखा? नजर आ रहा है? यस सर। Yes, sir. इसको ओपन करो, वही फाइल खुल जाएगी जो अभी मैंने ओपन कर रखी थी। क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये तो पीडीएफ है, ये तो मोबाइल में भी ओपन हो रही है। हो रही है भाई मोबाइल में ओपन, ये वाली फाइल? यस सर, ओपन हो रही है। करो बेटा, उसको सर पढ़ा वो हुआ है। ना उसे एक्सपायर्ड दिखा रहा है, वो शो कर रहा है जब सर- ओपन किया ना उसे। सर एक्सपायर दिखा रहा है सर अंदर। सर मेरे में भी ऐसे ही आ रहा है। सर जिन्होंने डाउनलोड नहीं करी ना, उनके ऐसे ही आएगा। कोई बात- डाउनलोड कर रखी है उनकी तो ओपन हो जाएगी। अभी मैं, हाँ, डाउनलोड करी नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। अब मैं फिर से एक बार, देखो कोई बात नहीं, अब मैं फिर आपकी टीम में जाकर इसको कर दे रहा हूँ, अगेन कर दे रहा हूँ। ये आपका बैच हो गया, कहाँ गया यार? जीरो सर। MR3 में मैं बॉटनी सेक्शन पे गया। बॉटनी सेक्शन में जाने के बाद अब मैं चला गया न्यू कन्वर्सेशन पे। ये अटैचमेंट मैंने किया, ये यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर पे गया, और ये आ गई आपकी सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल की फाइल। और ये मैंने सेंड कर दिया आपको। फिर आ गई अब दोबारा से? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। PDF
here cell cycle and cell अब इसको डाउनलोड कर लेना बेटा और पीडीएफ अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप पे बना लेना, बस फिर वो हमेशा के लिए होगा। हेलो एक्सक्यूज मी, जो कह रहा था ओपन नहीं हो रही है उसकी अब ओपन हो रही है बेटा। मेट्रो का रास्ता किस यस सर। ठीक साइड से जाएगा, साइड से? साइड से ये पेड़ियाँ चढ़ के बस अब वहाँ आ से जाता है। फ्री होगे ना। सर एक डाउट है पूछो बेटा। सर, प्लांट में ए माइटोसिस होता होगा क्योंकि उसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होती। किसने कह दिया स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होती है प्लांट में? तो उसमें सेंट्रियोल नहीं है ना। सेंट्रियूल का स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन से क्या लेना देना, बताओ जी। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है तुम लोगों के। अरे बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम मेट्रो का रास्ता किस साइड है यहाँ से? अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको प्लांट सेल में, ये पेड़ियाँ चढ़ के तो प्लांट सेल में अगर आप दिखाते हैं सेल का डिवीजन होते हुए तो देखो इस तरीके से बना होता है। 5 है ये? नहीं मेरे को तो 5 पे तो वो यहीं पे मैं इसी चढ़ चैप्टर के में जाना साइड पड़ता में बना रहा हूँ। ये मैंने सेल को बना लिया। अच्छा 5 है ये? एक मिनट, ये मैंने सेल को बना लिया, ये क्रोमोसोम लगा दिए बेटा। अब जब ये क्रोमोसोम बना लिए हमने, अब मैंने ये स्पिंडल फाइबर बना दी बेटा। स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली शुरू हो गई थी और उसके बाद स्पिंडल फाइबर बन गए। सेंट्रियूल हो या ना हो, स्पिंडल फाइबर आ गया, ये प्लांट सेल का बन गया। क्लियर? यस सर। हाँ, सेंट्रियूल नहीं था तो एस्टर रेज नहीं बनी जो सेंट्रियूल के चारों तरफ होती है बेटा। क्लियर पॉइंट हो गया? यस सर। ओके, तो अब हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं बेटा। हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है दैट इज लिविंग वर्ल्ड। क्वेश्चन वगैरह कम आते हैं, जहां से आते हैं उसकी बात करेंगे, पूरा चैप्टर ही है इसमें। तो लिविंग वर्ल्ड को दो में डिवाइड कर दिया है, एक तो लिविंग प्रॉपर्टीज और दूसरा उसमें जो है वो टैक्सोनॉमी के बारे में गिवन है। लिविंग प्रॉपर्टीज सेल है, सेल में होने वाली मेटाबॉलिज्म है, सेल में डिवीजन है, सेल में ग्रोथ है, कॉन्शियसनेस है, रिप्रोडक्शन है, लोकोमोशन मूवमेंट, लाइफ स्पैन, ये यहाँ पर लिविंग प्रॉपर्टीज हैं जो नॉन लिविंग में नहीं है। हो सकता है नॉन लिविंग में ग्रोथ हो, तो ग्रोथ दोनों में हो सकती है। अब हम यहाँ पर चैप्टर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये होता है कि दोज फीचर प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी ओनली, जो नॉन लिविंग में ना हो उन्हें हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है 4 ऑप्शन में, विच वन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो जब हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें नजर आती है सेल। नॉन लिविंग थिंग सेल की नहीं बनी होती है। लिविंग थिंग चाहे वो बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो, ऑल मेड अप ऑफ सेल। हो सकता है यूनिसेल्ड हो या मल्टीसेलुलर हो, बट सेल होगी और उसके सारे फंक्शन होंगे। तो डिफाइनिंग फीचर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर चलने वाले रिएक्शन, चाहे वो चीजें बना रहे हो एनाबॉलिज्म, चाहे कोई चीज टूट रही हो कैटाबॉलिज्म, ये सब चलते रहते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। जैसे उसमें रिएक्शन तो होगा,
जैसे टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन तो जो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जुड़ रही है, यही चीज हमारी अंदर हो रही है। लेकिन हमारे अंदर होने वाले जो प्रोसेस होते हैं वो एंजाइमेटिक होते हैं, इसलिए उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जब आप लैब में ही काम करते हैं तो सिर्फ नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। लेकिन केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर भी हो सकते हैं और सेल के बाहर भी हो सकते हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब में आप कर रहे हैं, इन विट्रो कर रहे हैं, तो दीज रिएक्शन अकर्स आउटसाइड द बॉडी इज नॉट लिविंग थिंग। वो जो टेस्ट ट्यूब है वो लिविंग थिंग तो नहीं है, लेकिन रिएक्शन वही हो रहा है जो सेल के अंदर हो रहा था, वही टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, इसलिए वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? लिविंग रिएक्शन। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस नेचर ने सबको दी है और उन्हीं को लिविंग कहा। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस जो है वो कहां से डिफाइन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सबको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी, जो लिविंग उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके पास रिसेप्टर, प्रोटीन, शुगर, लिपिड। अमीबा को पहचानना है बाहर सर्दी है या गर्मी। फंजाई के स्पोर को पहचानना है कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है। ब्रेन नहीं है उनके पास, लेकिन उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बाहर जो भी चेंजेस आते हैं उसको किससे डिटरमाइन करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां कॉन्शियसनेस, जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंजाई में भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ह्यूमन में भी है। तो दैट मीन्स कॉन्शियसनेस जो है वो भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, हाँ, ये सब में नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो सभी में नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस को मेंटेन कौन कर रहा है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ये सब में नहीं था, लेकिन मेम्ब्रेन सब में है, कॉन्शियसनेस सब में है। तो कैसे हैं आप लोग? कहने आज का मैं बात मतलब करूंगा brands सेल्फ की। कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि बाहर की कंडीशन के अकॉर्डिंग अंदर को हमने सही कर लिया, वो तो ठीक है। लेकिन सपोज हम कहते हैं कि जब तक बाहर से कोई स्टिमुलस बॉडी के अंदर टच ना करे या जाए ना, तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ये सारे ऑर्गेनिज्म में है। लेकिन ह्यूमन और कुछ और एनिमल्स, हालांकि एनसीईआरटी नहीं लिखती है वो, हायर वर्टिब्रेट में ये स्टार्ट हो जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। थिंकिंग, केवल आपने सोचा और आपकी हार्ट बीटिंग बढ़ गई केवल सोचने से, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। हार्ट बीटिंग को बढ़ाने वाला केमिकल आपकी बॉडी में नहीं गया, वो केमिकल ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन्स के थ्रू सिक्रेट हुआ। कब? जब आपने थिंक किया। इसीलिए ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी बॉडी केमिस्ट्री को केवल सोचने से ही सही कर सकता है। नेगेटिव थॉट्स आपको बीमार करते हैं, जबकि कोई चीज आप नहीं ले रहे हैं बाहर से, और पॉजिटिव थॉट्स ये आपको हेल्दी रखते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का जो क्राइटेरिया है वो आपके थॉट्स से रिस्पॉन्ड करता है। कैसे? आप रास्ते में जा रहे हैं, सामने कोई गन लेके खड़ा हो गया। अब जैसे ही वो गन लेके खड़ा हुआ, अभी गन से गोली चली भी नहीं, आपकी बॉडी में टच भी नहीं हुई। पहला फैक्टर फियर, आप डर गए। दैट इज द नेचुरल फिनोमिनन। डरना एक नेचुरल फिनोमिनन है, क्योंकि डर के आगे जीत है। अगर तुम्हें डर ना लगे कि पीएमटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कभी जिंदगी में नहीं होगा, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। लोग कहते हैं डरना नहीं चाहिए, नहीं, ये गलत थॉट्स हैं।
डर एक नेचुरल प्रोसेस है। आप पीएमटी की तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर होना चाहिए कि अगर हमने ये चीज नहीं पढ़ी तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, यही डर है। अब जब तुम ये सोचोगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा अगर हमने नहीं पढ़ा, तो फिर इसका रिस्पॉन्स बॉडी देगी। तो सामने गन लेके खड़ा हुआ बंदा, अभी उससे गोली भी नहीं चली और आपको फियर, डर लगा। पता है उस डर ने क्या किया? उस डर ने आपकी हार्ट बीटिंग को बढ़ाया। उस डर ने अभी हार्ट बीटिंग को नहीं बढ़ाया, उस डर ने आपके हार्मोन्स एपिनेफ्रिन को बढ़ाया। एपिनेफ्रिन ने हार्ट बीटिंग को बढ़ाया, हार्ट बीटिंग ने रिस्पिरेटरी रेट को बढ़ाया, ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ाया, एनर्जी बनने लगी। अब उस एनर्जी का यूज या तो फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट दोनों केस में आप जीत जाएंगे। तो डर के आगे जीत है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर आपको पता होता है ये टॉय गन है तो कोई डर नहीं आता, कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं होता, कोई हार्ट बीटिंग इंक्रीज नहीं होती, कोई रिस्पिरेटरी रेट कंजम्पशन नहीं बढ़ता। दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। केवल थिंकिंग करने से ही बॉडी की सारी मेटाबॉलिज्म चेंज हुई, जबकि बाकियों में ऐसा नहीं था ना। अमीबा में ऐसा नहीं है, प्लांट के सामने गन लेके खड़े हो जाओ उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है। तो जहां पर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, और वो भी वेल डेवलप, वो ह्यूमन में है, इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सारी चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। एग्जाम देने निकले, 4 क्वेश्चन तैयार नहीं थे, वोमिटिंग की फीलिंग, पेट में दर्द, पल्पिटेशन हाई, पेपर हाथ में मिला, वो 4 क्वेश्चन आए ही नहीं, बिना कोई मेडिसिन के सब कुछ सही हो गया। पल्पिटेशन भी सही हो गया, पेट का दर्द भी सही हो गया, न्यूजिया की जो फीलिंग थी वो भी खत्म हो गई ऑटोमेटिकली। दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। एक पेशेंट कोमा में चला गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, मेडिसिन चल रही है, ड्रिप चल रही है, ड्रिप के अंदर ग्लूकोज और सॉल्ट है, ग्लूकोज और सॉल्ट उसकी बॉडी में गया, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब जो पेशेंट कोमा में गया है उसमें अभी क्या बाकी है? कॉन्शियसनेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उस मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर लिया, साल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया। बॉडी की सेल्स अपना काम कर रही हैं, ब्रेन की मोस्टली सेल अपना काम कर रही है। ध्यान दो, ब्रेन की मोस्टली सेल अपना काम कर रही है। अब 2 बातें होंगी, अगर रिकवरी हो जाती है तो ठीक है, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस भी आ जाएगी। उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो गई। जैसे अगर उसकी हार्ट बीटिंग बढ़ी तो वो नॉर्मल अपने आप नहीं होगी, उसकी बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ेगा, केमिकल इंजेक्ट करना पड़ेगा ताकि उसकी हार्ट बीटिंग नॉर्मल हो। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस वो खो चुका है, लेकिन अभी तक क्या बाकी है उसमें? यस, उसे भूख नहीं लग रही है, आपने बाहर से खाना दे दिया, मतलब ड्रिप के थ्रू सेल्स सारी काम कर रही है, यहाँ तक कि ब्रेन की सेल्स भी काम कर रही है। हाँ, वो पर्टिकुलर पोर्शन जो डैमेज हुआ था वो नहीं काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो गई है। अब क्या हुआ? 2 बातें, हो सकता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस वापस आ जाए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या एक दिन क्या हुआ, उस पेशेंट के ड्रिप लगाई गई, ग्लूकोज दिया गया या साल्ट सलाइन वाटर दिया गया और देखा गया कि उसकी बॉडी में पफनेस आनी शुरू हो गई। मतलब पफनेस आनी शुरू हो गई, मतलब वो जो वाटर दिया जा रहा है या वो जो ग्लूकोज दिया जा रहा है उसकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, वो बाहर ही बाहर जमा हो रहा है, वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में जमा हो रहा है।
सेल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब क्या चीज खत्म हो रही है धीरे धीरे? कॉन्शियसनेस। अब डॉक्टर कहते हैं कि भाई बॉडी रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल बंद कर चुकी है, दैट मीन्स अब बिल्कुल डेथ के करीब है, अब बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, एंड अल्टीमेटली डेथ होगी। तो कॉन्शियसनेस खत्म हो गई। तो जो एक पेशेंट जो कोमा में था उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस का इवेंट नहीं था, लेकिन कॉन्शियसनेस बाकी थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए वो मेडिसिन उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके अपना काम कर रही है, उसमें रिस्पिरेशन हो रहा है, उसमें मेटाबॉलिज्म चल रही है। तो ये तो कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट, ग्रोथ। अब ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर, हमारी बॉडी की ग्रोथ, प्लांट की बॉडी की ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर, सेल के नंबर इंक्रीज हुए, अलग अलग सेल्स नहीं गई, एक ही जगह पर मास बना रही है, तो इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन में रोल किसका है? अभी आपने पढ़ा, आपने कहा न्यूक्लियस को डिवाइड किया, मैंने कहा न्यूक्लियस में क्या था? आपने कहा क्रोमोसोम थे, आपने कहा क्रोमोसोम को डिवाइड किया, मैंने कहा क्रोमोसोम किसके बने थे? आपने कहा डीएनए के बने थे, हमने कहा डीएनए में क्या हुआ? आपने कहा रेप्लिकेशन। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर सेल के अंदर मौजूद था ना? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर किसमें मौजूद था? सेल के अंदर डीएनए। तो जब ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर सेल के अंदर हो, ऐसी ग्रोथ कहलाती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, माउंटेन की ग्रोथ, सैंड ड्यून्स, वुडन ऑब्जेक्ट फूल गए, अरे यार उसमें से जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो तो बाहर से आए। बारिश के दिनों में दरवाजा फूल गया, पानी बाहर से आया, मॉइस्चर, सीड फूल गए, मॉइस्चर बाहर से आया, माउंटेन की ग्रोथ हो रही है, सैंड वगैरह बाहर से आ रही है। तो एक्सटेंसिव ग्रोथ हुई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में और इंट्रिंसिक ग्रोथ हुई लिविंग। तो सारे लिविंग बीइंग्स में डीएनए है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सटेंसिव ग्रोथ में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? क्या ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी? इंट्रिंसिक क्या ग्रोथ, केवल ग्रोथ अगर लिखा हो, केवल ग्रोथ लिखा हो तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी वो? नो सर, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी जब तक कि इंट्रिंसिक ग्रोथ ना लिखा हो। अब सुनो, सेल वॉल जो बनती है प्लांट के केस में, सेल वॉल लिविंग कंपोनेंट है या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। तो इसका मतलब सेल वॉल की जो ग्रोथ है वो एक्सटेंसिक होनी चाहिए। अभी आपने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का लिखा है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, लेकिन सेल वॉल जो बनी सेल्यूलोज की वो आया कहाँ से? क्या बाहर से आया? नो सर, नो सर, नो सर, सेल के अंदर ही बना था। तो फिर सेल वॉल की ग्रोथ क्या कहलाएगी? इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक। जब भी याद रखो, ठीक है ना, जब भी याद रखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरेन्काइमा फाइबर पे लिग्निफिकेशन हो गया, वो डेड हो गया। मैंने कहा फाइबर की ग्रोथ इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? आपने कहा वो तो डेड हो गया, एक्सट्रिंसिक। नहीं बेटा, लिग्निन बाहर से आया, लिग्निन तो सेल के अंदर ही था, डिपॉजिट हो गया ना। तो याद रखो, जब भी मटेरियल कोई भी बने उससे कोई मतलब नहीं है, अगर वो सेल के अंदर से आया है तो हमेशा वो ग्रोथ क्या कहलाएगी? इंट्रिंसिक। तो अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ। अब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ के मतलब क्या था बेटा? इंक्रीज इन नंबर,
और रिप्रोडक्शन को भी क्या कहते हैं? मैंने पूछा बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन हो रहा है। मैंने कहा बाइनरी फिशन, आपने कहा सर बाइनरी फिशन नहीं, ग्रोथ हो रही है, क्योंकि अभी आपने बताया ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन नंबर। मतलब हम दोनों ने अपनी बातें अलग अलग तो कही, लेकिन उनका मीनिंग तो सेम था ना। यस सर। आपने कहा बाइनरी फिशन, मैंने कहा ग्रोथ। अल्टीमेटली बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन हुआ वो बाइनरी फिशन, नंबर बढ़ गए। ग्रोथ का मतलब भी नंबर बढ़ गए। तो ये दोनों क्या हो गए? इंक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, लेकिन किसमें? क्या मल्टीसेलुलर में या यूनिसेलुलर में? यूनिसेलुलर में। हमारी बॉडी में ग्रोथ अलग टर्म है और रिप्रोडक्शन अलग टर्म है। हमारी बॉडी में अलग अलग टर्म है। रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट, सोमेटिक सेल, ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये म्यूचुअली इंक्लूसिव टर्म हो जाएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ये दोनों टर्म कैसे हो जाएंगे? एक्सक्लूसिव टर्म हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होना चाहिए कि प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स। लेकिन हमने देखा कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन, इसलिए हमने रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना। हेलो, गुड आफ्टरनून। ये क्योंकि अग्रोहा वाले कॉलेज में बॉन्ड नहीं है, और नो डाउट उसकी फीस थोड़ी सी 1,80,000 के करीब है। कितनी देखी थी तुमने? ये लो आंख बंद करके उसमें एडमिशन, बाकी चक्कर में मत पड़ो। जो रोहतक में भी एडमिशन ले रहा है ना, उसको भी बॉन्ड भरना है बेटा, 10 लाख। दो ही बना, दो काफी नहीं। वो स्टेट के लिए हाँ तो ठंड तो लगती है ना। बेटा ये माइक कर दो। अरे भाई माइक आदिल खान माइक बंद कर ले। हाँ, सेकेंड राउंड के लिए ESIC के लिए अपग्रेड हो जाता है तो दोनों फायदे हो जाएंगे तुम्हारे, फीस भी कम हो जाएगी और बॉन्ड भी नहीं होगा। ठीक है।